जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विविध प्रश्न यानी जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे दोस्तों, उनको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल स्लिक क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तेल स्लिक क्या है। तो यह समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? तेल स्लिक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो तेल स्लिक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल के पानी में रिसाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका पशु चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो इसका पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह विशालकाय पांडा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1961 ईस्वी में। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो सभी को मालूम होगा कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर करने हेतु प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार इसे साल 1993 में मनाया गया था। वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू हुआ? तो जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह शुरू हुआ था 15 नवंबर 2021 को। 15 नवंबर को किनका जन्मदिन है दोस्तों? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 नवंबर 2021 को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी। नेक्स्ट है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध किस लिए दोस्तों? तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी एकात्म मानवतावाद के लिए दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं। वह एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन कौन सा था? तो एकात्म मानववाद का उद्देश्य एक ऐसे स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। इनका जन्म कब हुआ था? तो सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो शेखर पाठक है। तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक शेखर पाठक इतिहासकार हैं दोस्तों, वन संरक्षण द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को वर्ष 2022 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए व एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? तो एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। यह इसका थीम था दोस्तों वर्ष 2024 का। नेक्स्ट है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा
तथ्य सही है। तो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी दोस्तों। अतः इस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना है कि अज्ञात शवों के DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। तो अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इस राज्य सरकार के द्वारा इस पहल को अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। इस डाटाबेस के निर्माण के समय से अब तक कुल 150 अज्ञात शवों के DNA सैंपल का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? यानी मिड डे मील का नया नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है PM पोषण स्कीम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। ये डेट याद रखना है कि मिड डे मील कब स्टार्ट किया गया था? तो 1995 में। वर्ष 2021 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना व प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये हैं साजी केवी। साजी केवी जो है दोस्तों वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1982 में, यानी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखना है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। याद रखना है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिव रमन समिति। इसके वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी हैं। इन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में क्या किया था दोस्तों? कार्य किया था। नेक्स्ट है ONGC के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ONGC के अध्यक्ष उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। इस कंपनी को वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया तथा 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ONGC के वर्तमान यानी 2024 की अगर हम बात करें अभी तक, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह जो है दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, उससे भी पहले क्वेश्चन है कि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हेग में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। याद रखना है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट था दोस्तों। याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था दोस्तों? तो यह उतरा था साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था चंद्रयान 3। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। तो चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा द्वीप से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का
चौथा देश, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का क्या है दोस्तों, पहला देश है। तो ये VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में स्थित है, के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर है। वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो अभी हम लोगों ने देखा था इसे श्रीहरिकोटा द्वीप से प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा रेंज में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। दूसरा है कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। फिर है दोस्तों, चंद्रमा पर यान उतारने वाला देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। यानी कि चंद्रमा पर यान उतारने वाला देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, तीसरा यह कथन सही है। बाकी जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, क्या कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है, यह गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए, तो यह भी गलत है, क्योंकि इन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया था दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा से कार्य किया था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक मिशन है, जो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों, तो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो राम सुतार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आवाज प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित की गई। इस प्रतिमा का अनावरण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है दोस्तों वर्तमान समय में, एंटोनियो गुटेरस द्वारा की गई। यह प्रतिमा प्रतिष्ठित शिल्पकार पद्मश्री से सम्मानित राम सुतार द्वारा निर्मित की गई। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को किस रूप में हम लोग मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2023 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी ह्यूमन राइट्स डे प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का थीम क्या था, तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ज्ञातव्य है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त महासभा द्वारा मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट यानी भारत गौरव परियोजना का उद्देश्य भारतीय छुड़ाई गई विरासतों को वापस लाना है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 2013 में। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों को एक गैर लाभकारी समूह है जो चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को ट्रैक करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखीय सामग्री, सोशल मीडिया और वकालत का उपयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है, यानी स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल यूनिट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ, किसका है दोस्तों, तो यह है दोस्तों
भूमि की वहन क्षमता का, यानी लैंड कैपेबिलिटी का यह है दोस्तों मापन इकाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रामाणिक पोषक इकाई भूमि की वहन क्षमता की मापन इकाई है। वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल के दीघा में बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल के दीघा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 6 से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा। प्रत्येक बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई और व्यवसायों से परिचित हो। एनईपी 2022 में कहा गया है कि व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। स्कूली छात्रों के पास वर्ष में 10 बैगलेस दिन होंगे जिसके दौरान उन्हें अपनी पसंद के व्यवसाय से अवगत कराया जाएगा। यह ग्रेड 6 से 8 तक के अनुभवात्मक व्यावसायिक शिक्षण द्वारा क्या किया है दोस्तों? शिक्षण द्वारा पूरक होगा। नेक्स्ट, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? फ्लशिंग मीडोज है फ्रेंच ओपन से, वीनस रोज वाटर डिश जो है विंबलडन ट्रॉफी जो कि महिलाओं का है, रोलैंड गैरोस जो है दोस्तों यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है दोस्तों डाफने अकुडस्ट मेमोरियल कप। तो आपसे सही उत्तर का चयन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 ही केवल सही है। आइए एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो वीनस रोजर वाटर डिश यह विंबलडन ट्रॉफी महिलाओं का है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिलाओं का डाफने अकुडस्ट मेमोरियल कप है। फ्लशिंग मीडोज जो है दोस्तों यूएस ओपन का है और रोलैंड गैरोस जो है दोस्तों फ्रेंच ओपन से है। तो केवल 2 एवं 4 इसमें जो दिए गए हैं दोस्तों वह सही हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बेरेट, स्टीलेटोज, एविएटर्स और चिग्नोन और क्या है दोस्तों? ब्रॉज। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या है? जूते फैशन सामग्रियां हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी दिया हुआ है। आइए देखते हैं। बेरेट जो है दोस्तों क्या है? तो एक प्रकार की टोपी है। क्या है दोस्तों? तो बेरेट एक प्रकार की टोपी है। स्टीलेटोज क्या है? तो महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स क्या है? तो एक प्रकार का धूप का चश्मा है। चिग्नोन क्या है? तो एक प्रकार का केश विन्यास है। और ब्रॉन्ग क्या है दोस्तों? तो पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वानिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। सही है दोस्तों। यह 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4 केवल सही है। यानी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। यह स्टेटमेंट जो दिया गया है दोस्तों वो सही है। पहला गलत है, यानी व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, यह गलत है दोस्तों। तो व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। व्हाइट हाउस का पता 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों? आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। और क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है इसमें? 1 नवंबर 1800 जॉन एडम्स इस इमारत में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। जॉन एडम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे, ये याद रखना है। और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है व्हाइट हाउस। नेक्स्ट है रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है?
तो इसका मुखिया है दोस्तों येवगेनी प्रिगोझिन। येवगेनी प्रिगोझिन जो है दोस्तों वह रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया है। तो रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन थे। हाल ही में एक विमान हादसे में इनका निधन हो गया। उल्लेखनीय कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था दोस्तों, बाहर कर दिया था। नेक्स्ट G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करता है। तो यह प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों वैश्विक GDP का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों ग्रुप ऑफ 20, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग G20 के नाम से जानते हैं। वैश्विक व्यापार का लगभग 50% यह हिस्सा कवर करता है। यह स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही है। तो ग्रुप ऑफ 20 सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85% तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 75% है। उल्लेखनीय है कि 9 तथा 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। इस दौरान सदस्य देशों द्वारा अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति के पश्चात G20 को अब क्या कहा जाएगा, G21 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 ईस्वी को मिली थी। श्रीलंका ने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। इसके बाद वर्ष 1972 में श्रीलंका गणतंत्र बना। तो ये याद रखना है कि श्रीलंका जो है कब गणतंत्र बना था, तो 1972 में। नेक्स्ट है आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, तो इसे मिलाया गया था दोस्तों 1801 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1801 में मिलाया गया। भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड का तथा राजनीतिक रूप से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का क्या है दोस्तों, हिस्सा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लिखे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जीन जैकस रूसो के द्वारा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रांस के जीन जैकस रूसो ने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 1762 में लिखी गई थी। इनका जन्म जिनेवा में 28 जून 1712 को हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से कौन विश्वास करता है कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो यह विश्वास किनके द्वारा जताया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कार्ल मार्क्स विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसने होमी फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारावाद और सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना तथा सामाजिक सुधार तथा आर्थिक विकास और साक्षरता एवं शिक्षा विकास, यह सभी भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। अतः उपयुक्त विकल्प में से एक से अधिक इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है, तो इसे नाम दिया गया मलोका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को मलोका कहा जाता है। इसकी छत तिरछी खड़ी ढाल की होती है। अमेजन बेसिन एक विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, यह स्टेटमेंट सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह गलत है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.6% है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, याद रखना है, न कि 2.6%। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्रमशः रूस, कनाडा, चीन,
अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है दोस्तों राजस्थान, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, न कि पहले नंबर पर। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान चौथा है। ज्ञातव्य है कि देश के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों? प्रथम स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो याद रखना है 6.10 लाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य उपयुक्त में से सभी हैं दोस्तों, यानी बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क। आइए देखते हैं। तो नाटो का विस्तृत रूप क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य राष्ट्र शामिल है। इसके मूल सदस्य कौन कौन से हैं? तो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है और कौन सा है दोस्तों? पुर्तगाल है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाटो का 31वां सदस्य क्या है? याद रखना है 31वां सदस्य देश कौन सा है? तो फिनलैंड। कब यह बना था? तो मार्च 2023 में बना था। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो मेघ गर्जन के समय छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना यह सुरक्षित है। ये एनसीईआरटी का लाइन है दोस्तों, याद रखना है। 7 क्लास की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सावधानी को बताया गया है, यानी सावधानी बरतने को कहा गया कि जब मेघ गर्जन हो तो क्या करना चाहिए? तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। एनसीईआरटी को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो मेघ गर्जन तड़ित बोल्ट यानी लाइटिंग बोल्ट के आसपास के हवा के तेजी से विस्तार के कारण होता है, अर्थात मेघ गर्जन तड़ित के कारण होता है। तड़ित बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की धारा। मेघ गर्जन के समय कोई भी खुला स्थान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान सुरक्षित नहीं है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलना किसी भी दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तड़ित धातु से बिना वस्तुओं पर आघात कर सकती है। यदि आप बाहर हैं तो छोटे वृक्ष के आश्रय लेना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। नेक्स्ट है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यह कहा था दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ने। क्या कहा था? कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है, यह दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एकात्म मानवतावाद विचारधारा के समर्थक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यह निर्मित हुआ था उपयुक्त में से एक से अधिक। तो और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो याद रखना है कि रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोप, पूर्वी व दक्षिण एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और क्या है दोस्तों, साथ ही याद रखेंगे क्या, मॉस्को में 1919 में द कॉमिंटर्न व पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसी का परिणाम था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीचर्स का प्रीवियस ईयर्स का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था वो आज इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होता है। तो दोस्तों इस जितना भी सीरीज मैंने स्टार्ट किया दोस्तों उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।